नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरी दीवानी का 7वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आगे जा कर के श्याम को जब हॉस्पिटल दिखा तो उसने एक जगह अपनी बाइक रोक दी। जब रोनी ने श्याम को बाइक रोकते हुए देखा तब उसने टीना से कहा, टीना बाइक रोको। श्याम ने अपनी बाइक रोकी है, शायद उसका घर आ गया होगा, हम उससे एक बार मिल कर के चलते हैं। तब टीना ने श्याम के पास जा कर के बाइक रोक दी। वह खुद भी वजह पूछना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सकी। और तब रोनी ने श्याम से कहा, क्या तुम इधर ही रहते हो श्याम? श्याम, नहीं। रोनी, फिर बाइक क्यों रोकी तुमने यहाँ? श्याम ने तब अपनी बाइक एक तरफ स्टैंड पर खड़ी कर दी और रोनी के पास आ करके कहा, तुम पहले गाड़ी से उतरो। रोनी तब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गया और फिर उसने श्याम से कहा, अब बताओ क्या बात है? श्याम, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें चोट लगी है, इसलिए सामने हॉस्पिटल है, चलो चल करके ट्रीटमेंट करा लो। रोनी, थैंक यू श्याम भाई इतनी फिक्र करने के लिए, लेकिन मैं ठीक हूँ। श्याम ने तब रोनी को समझाते हुए कहा, अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। चलो हमारे साथ, चल करके डॉक्टर को दिखा लो, फिर घर चले जाना। अब टीना भी अपनी बाइक खड़ी करके वहां आ गई थी। उसने जब श्याम को रोनी के लिए परवाह करते देखा तो उसे अच्छा लगा और तब उसने रोनी से कहा, रोनी चलो चल करके डॉक्टर को दिखा लो। रोनी, मतलब तुम दोनों ने जिद पकड़ ली है और मैं अकेला अब क्या करूंगा? मानने के सिवा कोई और चारा भी तो नहीं है। टीना, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चल करके डॉक्टर को दिखा लें। श्याम ने तब रोनी से कहा, अब चलो जल्दी ही हम डॉक्टर को दिखा करके वापस आ जाएंगे। रोनी, अच्छा श्याम भाई, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो फिर मैं मना भी कैसे कर सकता हूँ, चलो। और फिर तीनों वहां से हॉस्पिटल की तरफ चले गए। डॉक्टर ने जब रोनी का ट्रीटमेंट कर दिया तब तीनों हॉस्पिटल से वापस अपनी बाइक के पास आ गए और तब श्याम ने रोनी से कहा, अच्छा रोनी भाई, अब हम चलते हैं। रोनी ने श्याम को गले लगाते हुए कहा, थैंक्स श्याम भाई हमें अपना दोस्त बनाने के लिए, और अब हमें उम्मीद है कि मैं और टीना दोनों ही तुम्हारी सोहबत पा करके अवश्य ही सुधर जाएंगे। श्याम ने तब रोनी के गले से हट करके कहा, थैंक्स कह करके हमारी नई दोस्ती को अपमानित मत करो, और रही बात हमारे बीच कुछ सीखने की तो यह हमारी खुशकिस्मती होगी जो हम आपके कुछ काम आ सकें। श्याम ने आगे रोनी से कहा, रोनी भाई हम अब चलते हैं, काफी लेट हो गए हैं, माँ घर पर इंतजार कर रही होंगी। रोनी, ओके, फिर मिलते हैं कल अपनी दोस्ती की नई शुरुआत के साथ। श्याम, बिल्कुल। और फिर श्याम अपनी बाइक की तरफ जाने लगा, लेकिन उसने टीना की तरफ देखा तक नहीं था। टीना को यह देख करके बहुत बुरा लगा क्योंकि वह खुद भी श्याम से बात करना चाहती थी, लेकिन जब श्याम ने ही उसे इग्नोर कर दिया तब फिर वह उससे कैसे बात करती, और इसलिए तब वह भी उदास मन से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। टीना बाइक पर बैठ गई और तब श्याम ने उसके सामने से रोनी को हाथ हिला करके बाय कहा और वह वहां से चला गया। लेकिन जाते हुए भी उसने टीना से कुछ कहना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। टीना अपनी बाइक पर बैठी हुई उदास नजरों से श्याम को जाते हुए देख रही थी और मन में खुद से कह रही थी, मानती हूं नाराज हैं बहू तू मुझसे, लेकिन मैं तुझे एक दिन मना लूंगी, भले लाख रूठा रहे तू मुझसे, दिल में तेरे अपनी जगह बना लूंगी। टीना को श्याम की ओर देखते हुए जब रोनी ने देखा तब उसने टीना से कहा, श्याम तो चला गया, अब तू भी चल, क्या श्याम को ही देखती रहेगी? टीना, श्याम बाइक अच्छी चला लेता है ना? टीना ने रोनी से विषय बदलते हुए कहा ताकि रोनी को उसके मन की बात की भनक भी ना लग सके, और कह करके टीना ने जल्द से बाइक स्टार्ट की और रोनी से कहा, चल बैठ, चलते हैं हम भी। रोनी तब बाइक पर बैठ गया और उसने टीना से कहा, श्याम बहुत अच्छा है ना टीना? टीना, हूँ। और फिर टीना ने बाइक आगे बढ़ा दी। टोनी बचते बचते अपने अड्डे पर पहुंचा ही था कि तभी राकेश का
उसके पास फोन आ गया। टोनी ने डरते हुए फोन रिसीव कर लिया। टोनी के फोन रिसीव करते ही राकेश ने खुश हो करके टोनी से कहा, टोनी काम हो गया ना? टोनी ने धीमी आवाज में डरते हुए कहा, बस वो क्या है ना। टोनी अपनी बात पूरी कह पाता, राकेश ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, क्या हुआ टोनी, तुम्हारी बातों से नाकामी क्यों महसूस हो रही है मुझे? राकेश ने आगे टोनी पर चिल्लाते हुए कहा, तुझे जो काम मैंने दिया था वह कंप्लीट हुआ कि नहीं? टोनी ने डरते हुए कहा, नहीं। राकेश ने टोनी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें गुंडा बनाया किसने? तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं हो सका। टोनी बस हमने तो काम को ठीक से अंजाम दे दिया था, लेकिन बीच में ओ। राकेश, बीच में ओ क्या? टोनी सर, आपने तो कहा था कि टीना आपके लड़के के साथ ही आएगी, लेकिन वहां तो उसके साथ एक लड़का और पहुंच गया था और उस लड़के ने बुरी तरह से मेरे आदमियों की पिटाई की। वो तो मैं किसी तरह वहां से निकल आया, नहीं तो वो मुझे भी पीटता। और पुलिस का नाम सुनते ही राकेश के चेहरे के रंग उड़ गए और उसने घबराहट भरे स्वर में टोनी से कहा, क्या तुम्हारे आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया है? टोनी, जी बॉस, लेकिन आप परेशान मत होइए, पुलिस तक आपका नाम नहीं पहुंचेगा क्योंकि उन्हें आपके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है। राकेश, लेकिन अगर उन लोगों ने तेरा नाम बता दिया तो? टोनी, बॉस मैं कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूं। राकेश, यही सही रहेगा। टोनी, लेकिन बॉस उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। राकेश, तू बस कुछ दिनों के लिए यहाँ से दफा हो जा, तेरा खर्चा मैं तुझे भिजवाता रहूंगा। टोनी, ओके बॉस। और फिर राकेश ने गुस्से से फोन कट कर दिया और खुद से कहा, चला था दिलीप का बुरा करने, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। रागिनी नोटबुक लेकर के राजू के घर के बाहर पहुंच गई थी। वह राजू के घर का गेट खटखटाने ही वाली थी कि कुछ सोच करके उसने अपना हाथ रोक लिया और मन में खुद से कहा, जब राजू को मुझसे अधिक रूबी की दोस्ती प्यारी है तो मैं भी उससे क्यों बात करूं? उसे अगर रूबी के साथ ही रहना है तो रहे उसके साथ ही। मैं उसके घर के अंदर भी नहीं जाऊंगी। वो तो उसकी नोटबुक वापस करनी थी, नहीं तो मैं यहां आती भी नहीं। मैं नोटबुक वापस कर दूं फिर यहां से वापस चली जाऊंगी। रागिनी दरवाजे के पास खड़ी अभी सोच ही रही थी कि तभी राजू की मां ने किसी काम से दरवाजा खोला और जब सामने रागिनी को देखा तो हैरानी से कहा, रागिनी बेटा, तुम यहाँ कब से खड़ी हो और तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई? रागिनी, नमस्ते आंटी जी। मंजू, नमस्ते बेटा। और फिर आगे रागिनी ने मंजू की बात का जवाब देते हुए कहा, आंटी जी अभी ज्यादा देर नहीं हुई मुझे यहाँ आए हुए। मंजू, अच्छा ठीक है। रागिनी, राजू को उसकी नोटबुक वापस करनी है मुझे। मंजू ने मुस्कुरा करके रागिनी से कहा, राजू बैठा हुआ पढ़ रहा है, अंदर जा करके उसे नोटबुक दे दो। रागिनी ने सकुचाते हुए कहा, आंटी जी क्या आप राजू को नोटबुक दे देंगी? मंजू, क्या हुआ बेटा, क्या आज तुम राजू से नहीं मिलोगी? रागिनी ने दबे हुए स्वर में कहा, आंटी जी मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो बस उसी की तैयारी करनी है, प्लीज आप ये नोटबुक राजू के दे दीजिएगा। और कह करके रागिनी ने उदास मन से नोटबुक मंजू की ओर बढ़ा दी। मंजू ने नोटबुक रागिनी के हाथ से ले ली और फिर रागिनी ने मंजू से कहा, अच्छा आंटी जी अब मैं चलती हूँ। रागिनी जाने ही लगी थी कि तभी मंजू ने उससे कहा, रागिनी बेटा रुको। मंजू की बात सुन करके रागिनी ने अपने कदम रोक लिए और फिर उसने मंजू की तरफ पलट करके कहा, जी आंटी। मंजू तब रागिनी के पास आई और रागिनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा क्या राजू ने तुमसे कुछ कहा है? अगर कहा हो तो मुझे बताओ, मैं अभी जा करके उसकी खबर लेती हूँ। रागिनी, नहीं आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, राजू ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मंजू, तो फिर बात क्या है? तुम इस तरह हमारे घर के बाहर से उदास तो कभी नहीं जाती थी बेटा, अगर राजू से कोई गलती हो गई हो। आगे मंजू ने हाथ जोड़ करके रागिनी से कहा, तो मैं उसके बदले तुमसे माफी। मंजू अपनी बात पूरी कह पाती, रागिनी ने मंजू के हाथ को पकड़ लिए और बीच में बोलते हुए कहा, नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर आपको मेरे बाहर से चले जाने से बुरा लग रहा है तो मैं आपके साथ अंदर चलती हूँ, लेकिन मेरे सामने हाथ जोड़ करके आप मुझे लज्जित
विचलित मत कीजिए। और कहते हुए रागिनी की आंखें भर आई। मंजू ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई बेटा। और फिर मंजू ने अपने हाथ से रागिनी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारा उदास चेहरा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। रागिनी, कोई बात नहीं आंटी जी। और फिर रागिनी मंजू के गले से लग गई और उसने तब प्यार से मंजू से कहा, आप बहुत अच्छी हैं आंटी जी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मंजू ने प्यार से रागिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम भी बहुत अच्छी हो बेटा। और फिर रागिनी मंजू से अलग हट गई और तब मंजू ने नोटबुक रागिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर यह नोटबुक तुम खुद राजू को दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा। क्या तुम मेरी बात मानोगी? मंजू की बात सुन करके रागिनी सोच में पड़ गई, लेकिन जल्द ही सोच करके उसने मंजू की खुशी के लिए हाँ कर दी और नोटबुक मंजू के हाथ से ले ली। और तब मंजू ने रागिनी के गाल को छू करके प्यार से कहा, खुश रहो बेटा। और फिर मंजू ने आगे रागिनी से कहा, जाओ राजू अंदर ही पढ़ रहा है। और फिर रागिनी अंदर की ओर बढ़ गई। रोनी और टीना के घर पहुंच गए थे। टीना ने एक जगह बाइक खड़ी की और फिर दोनों बाइक से उतर गए। तब टीना ने रोनी से कहा, रोनी तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। रोनी ने खींचते हुए कहा, यह तब से क्या चोट लगा रखी है, मैं ठीक हूँ और मैं बाइक भी चला सकता हूँ। लेकिन रोनी की बात सुनकर के टीना ने अपना धैर्य नहीं खोया, बल्कि उसने नम्रता पूर्वक रोनी से कहा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, मैंने तो तुम्हारी फिक्र करते हुए कहा था। रोनी को अपनी भूल का एहसास हुआ और तब उसने टीना से कहा, सॉरी टीना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। टीना, कोई बात नहीं रोनी। रोनी ने टीना की ओर देखते हुए कहा, आज तू बदली हुई लग रही है टीना, तू आज पहले वाली टीना से बिल्कुल अलग है, तू सच में बदल गई है टीना, यकीन नहीं होता तुझे देख करके कि तू वही टीना है। टीना ने मुस्कुरा करके कहा, मैंने बहुत गलतियां की है रोनी, मेरे द्वारा गलत किए काम जो मुझे कभी गलत नहीं लगते थे वही आज मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं और मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं कितने गलत रास्ते पर चल रही थी। टीना ने आगे रोनी से कहा, रोनी तूने श्याम को गौर से देखा है, वह कितना सुलझा हुआ और सरल जान पड़ता है, उस किताब की तरह जिसे पढ़ने वाला आसानी से पढ़ सकता है। इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी घमंड नहीं है उसमें, इतना ताकतवर है कि उन गुंडों को उसने कुछ ही देर में हरा दिया, फिर भी कभी हमारे सामने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। और एक हम हैं रोनी जो पता नहीं किस घमंड में जीते आ रहे थे, जबकि श्याम के सामने तो हम कुछ हैं ही नहीं। रोनी ने टीना की ओर देखते हुए कहा, टीना तू बदल गई है और तूने जो श्याम के बारे में कहा वो बिल्कुल सच है। हम खुशनसीब हैं जो श्याम ने हमारी गलतियों को माफ कर दिया और हमें अपना दोस्त बना लिया। टीना ने रोनी की बात सुन करके खुद से मन में कहा, हम नहीं रोनी, उसने तुझे अपना दोस्त बनाया है, मुझे नहीं। मैं शायद खुशकिस्मत नहीं हूँ, तभी मुझे श्याम का साथ अभी तक नहीं मिल सका है। टीना को सोचते देख करके रोनी ने उससे कहा, मुझे लगता है कि अब तुझे कुछ देर आराम करना चाहिए, शायद थक गई होगी तू। टीना ने खोए हुए कहा, हाँ रोनी, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, तू आजा अंदर, कुछ खा करके जाना। रोनी, थैंक यू टीना, अभी मैं भी चलता हूँ, जा करके कुछ देर मैं भी आराम करूंगा, बाय टीना। टीना ने भी तब रोनी को बाय कहा और वह अंदर चली गई। टीना के यहाँ से रोनी जाने ही लगा था कि तभी वह कुछ सोच करके रुक गया कि तभी उसे अंदर से मीना आती हुई दिखाई दी। मीना को देख करके रोनी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से आगे बढ़ गया। रोनी ने वहां से कुछ दूर जाने के बाद अपनी बाइक एक जगह खड़ी की और फिर वह वहां रुक करके मीना के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे वहां मीना आती हुई दिखाई दी और मीना ने भी रोनी को बैठे हुए देख लिया था। रोनी को देख करके मीना ने अपना रास्ता बदल लिया और वह दूसरे रास्ते से जाने लगी। तब रोनी ने अपनी बाइक वहीं खड़ी रहने दी और वह खुद मीना के पीछे चला गया। मीना ने रास्ता बदल जरूर दिया था लेकिन उसके मन में अभी भी
यही संदेह था कि कहीं रोनी उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, और वह उसकी पुष्टि करने के लिए पीछे पलट करके देखती है, लेकिन उसे वहां रोनी नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही मीना पलट करके वापस सामने देखती है, रोनी उसके सामने खड़ा था। रोनी को सामने देख करके मीना बिना उससे कुछ कहे उसके साइड से चुपचाप निकल करके जाने लगती है। मीना को जाते देख करके रोनी ने प्यार से मीना से कहा, मीना जी, मैं आज आपको सच में परेशान करने नहीं आया हूं। मीना रोनी की बात को अनसुना कर वहां से आगे बढ़ गई। तब रोनी ने उसके पीछे जाते हुए उससे कहा, मेरी बात पर यकीन कीजिए मीना जी, मैं आपको आज परेशान करने नहीं आया हूं, बल्कि मेरे द्वारा की गई गलतियों की माफी मांगने आया हूं। मीना ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी। तब रोनी भी उसके पीछे पीछे तेज चलने लगा और फिर उसने मीना से कहा, प्लीज मीना जी, एक बार रुक करके मेरी बात सुन लीजिए। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपसे माफी मांग करके अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूं। इस बार मीना रोनी की बात सुन करके रुक गई। राजू रूम में अंदर पढ़ रहा था। दूर से रागिनी ने उसे देख लिया था और उसने तब राजू से कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अचानक से रागिनी की आवाज सुन करके राजू को हैरानी हुई और उसने पीछे पलट करके देखा, दरवाजे के पास खड़ी रागिनी थी। रागिनी को वहां देख करके राजू अपनी जगह से खड़ा हो गया और प्यार से रागिनी से कहा, आपको पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? और फिर आगे राजू ने मुस्कुरा करके रागिनी से कहा, आ जाइए। रागिनी तब राजू के पास गई और उसने राजू से कहा, थैंक यू, मुझे लगा कहीं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपसे पूछना उचित समझा। रागिनी ने आगे राजू से कहा, आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? राजू, अच्छी चल रही है। और आपकी? तभी राजू को ख्याल आया कि रागिनी खड़ी है और उसने तब रागिनी से कहा, आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए। और तब रागिनी पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। वह कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी राजू के पास रखे फोन पर रिंग बजने लगी। राजू ने फोन उठा करके देखा तो अननोन नंबर था और फिर राजू ने फोन रिसीव कर लिया। सामने से किसी ने कहा, हेलो राजू, मैं रूबी बोल रही हूँ। रूबी का नाम सुन करके राजू को हैरानी हुई और उसने तब रूबी से कहा, रूबी आप? रूबी का नाम सुन करके रागिनी को बुरा लगा और फिर राजू ने आगे रूबी से कहा, आपको हमारे घर का नंबर कैसे मिला? रूबी ने मुस्कुरा करके कहा, दोस्तों के भी नंबर नहीं होंगे तो किसके होंगे, और अब तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। रूबी ने आगे कहा राजू से, हो ना मेरे दोस्त तुम? राजू, हाँ, यह भी पूछने वाली बात है रूबी, बिल्कुल हम दोस्त हैं। रागिनी ने जब सुना तो उसे राजू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन राजू यह नहीं जानता था कि रागिनी को उसका रूबी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वह और रूबी कुछ देर बात करते रहे और रागिनी का गुस्सा दोनों की बातें सुन सुन करके बढ़ता रहा और जब उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तब वह चेयर से खड़ी हो गई और गुस्से से राजू की नोटबुक उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी नोटबुक और फिर आराम से अपनी फ्रेंड से बात करते रहो। राजू यह सुनकर के रागिनी की ओर देखने लगा और फिर रागिनी के हाथ से उसने नोटबुक ले ली और फिर राजू ने तब रूबी से कहा, रूबी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, और कह करके राजू ने फोन कट कर दिया। तब रागिनी ने राजू से गुस्से में कहा, फोन क्यों कट कर दिया राजू? अपनी गर्लफ्रेंड से आराम से बातें करो, तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं खुद ही जा रही हूं, तुम कंटिन्यू करो। और कह करके रागिनी ने गुस्से से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। राजू ने रागिनी के पीछे जाते हुए कहा, रागिनी मेरी बात तो सुनो। लेकिन रागिनी ने राजू की कोई बात का जवाब नहीं दिया और वह राजू से नाराज होकर के वहां से चली गई। रोनी की बात सुनने के बाद मीना उसकी ओर घूरने लगी। रोनी को लगा कि मीना ने उसकी बात पर यकीन कर लिया है, इसलिए उसने तब मीना से नम्रता पूर्वक कहा, थैंक यू मीना जी, मेरी बात पर यकीन करने के लिए। मीना ने रोनी को घूरते हुए गुस्से से कहा, कौन सी बात पर यकीन करने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं आप? एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, हम और आप पर यकीन कर लें या भूल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं और यह भी जानती हूं कि आप जैसे लड़के लड़कियों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिन्हें
आप अपने शौक पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मीना कह करके चुप हो गई तब रोनी ने मीना से कहा, आप चुप क्यों हो गई मीना जी? मैंने जैसा व्यवहार आपके साथ पहले किया है उसके लिए यह तो बहुत कम है, और आपने मेरे लिए जो कहा है वह बिल्कुल सही है। मैं आज से पहले बहुत बुरा था मीना जी, लेकिन अब आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं बदल गया हूँ। मीना, तुम पर और यकीन कर लूं? कभी नहीं मिस्टर रोनी। और हाँ, यह भोला बनने का नाटक ना मेरे सामने ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। और फिर मीना ने आगे गुस्से से रोनी से कहा, और अब अगर आपने मेरा पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। और कह करके मीना ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रोनी अब सच में बदल गया था और इसलिए वह अपने किए की मीना से माफी मांगना चाहता था, लेकिन मीना की हालत तो उस बालक सी थी जो दूध से मुंह जल जाने पर छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। इसलिए उसे अब भी रोनी पर विश्वास नहीं था और इसलिए वह वहां से आगे बढ़ गई थी। रोनी को अपने किए पर पछतावा था, इसलिए वह मीना से माफी मांग करके प्रायश्चित करना चाहता था, वह भी सच्चे मन से। इसलिए वह साहस करके फिर से मीना के पीछे गया और फिर उसने मीना से कहा, मीना जी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप चली जाइएगा। मीना ने गुस्से से पलट करके रोनी की ओर देखते हुए कहा, देखो रोनी, बहुत तमाशा कर लिया तुमने। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, और ये भोला बनने का ड्रामा किसी और को दिखाना। मीना तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। रोनी, एक बार मुझे अपनी बात रखने का अवसर तो दो मीना जी, फिर आपको सच में यकीन हो जाएगा और आप भी मान जाओगी कि मैं सचमुच में अब वो पहले वाला रोनी नहीं रहा, बल्कि एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। मीना ने रोनी की ओर देखते हुए कहा, तुम वही हो ना जो गुंडागर्दी करते हो, शराब भी पीते हो और किसी गरीब की तो तुम इज्जत करना जानते ही नहीं हो। मैंने खुद तुम्हें एक गरीब को पीटते हुए देखा था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, उसने तुमसे अपने सामान के पैसे मांग लिए थे और तुमने पीने के नशे में उस गरीब पर हाथ उठा दिया था। ये हो तुम रोनी, एक बिगड़े हुए इंसान, और तुम अब अच्छा बनने का स्वांग भरते हो। अब तक मैं तुम्हें यह सोच करके बर्दाश्त करती रही कि शायद तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगे, लेकिन अब बहुत हुआ। अगर तुमने मेरा पीछा फिर से किया तो अब अच्छा नहीं होगा, और ये मेरी तुम्हें आखिरी चेतावनी है। और कह करके मीना ने अपने कदम फिर से आगे बढ़ा दिए। रोनी ने तब मीना से भावुक होकर के कहा, मैं जल्द ही आपकी नजरों में भी अच्छा बन करके दिखाऊंगा मीना जी। लेकिन इस बार रोनी ने मीना का पीछा नहीं किया और वह उदास मन से वहां से लौट आया। मीना ने रोनी के कहे शब्द को सुन लिए थे, लेकिन फिर भी उसने रोनी से कुछ नहीं कहा और वह वहां से चुपचाप चली गई। टीना जब अंदर पहुंची उसने देखा उसकी माँ रीता और वैशाली आंटी बैठ करके बातें कर रही थी। तब टीना ने नम्रता पूर्वक वैशाली से कहा, नमस्ते आंटी। वैशाली ने मुस्कुरा करके टीना से कहा, नमस्ते बेटा। और फिर टीना अपनी माँ के पास जा करके बैठ गई और उसने वैशाली से कहा, आंटी जी, आज आप काफी दिनों के बाद दिखी हैं। आप अब पहले जितना हमारे घर नहीं आती हैं। वैशाली, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बस काम की वजह से कुछ दिनों से समय नहीं मिल पाता है, इसलिए आना नहीं हो पाता। टीना ने तब प्यार से वैशाली से कहा, आप आते रहा कीजिए आंटी, आपसे मिलकर के अच्छा लगता है। और फिर टीना ने रीता से कहा, मम्मा, आप आंटी के लिए कुछ मंगवाया है खाने के लिए? नहीं तो मैं जा करके ले आती हूँ। टीना की बात सुन करके वैशाली ने टीना से कहा, परेशान मत हो बेटा, रीता जी ने अभी बोल दिया है, अभी रूपा लेकर के आती ही होगी। टीना ने तब मुस्कुरा करके कहा, अच्छा तब ठीक है। और फिर टीना ने वैशाली से आगे कहा, अब आप और मम्मा आराम से बातें कीजिए, मैं सैफाली के पास जाती हूँ, बेचारी बोर हो रही होगी। रीता ने तब टीना से कहा, लेकिन बेटा, सैफाली तो अपने घर चली गई। टीना ने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? और उसने मुझे बताया भी नहीं, आपने उसे रोका नहीं मम्मा?
रीता बहुत रोका था, लेकिन उसने कहा कि उसे बहुत जरूरी काम है, वह फिर आएगी। तब फिर मैंने उससे ज्यादा जिद नहीं की। टीना ने उदास हो करके कहा, उसने मुझे भी नहीं बताया, वह मुझे बताए बिना ही चली गई। रीता ने टीना को समझाते हुए कहा, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा बेटा, इसलिए परेशान मत हो तुम, वह जल्द ही वापस आएगी। टीना, जी मम्मा, अब मैं जा करके चेंज करके आती हूँ। और फिर टीना वहां से उठ करके चली गई। वैशाली टीना को जाते हुए ध्यान से देख रही थी और फिर वैशाली ने रीता से कहा, आज टीना को देख करके अच्छा लगा। रीता, हाँ आज बदली हुई तो लग रही है टीना। वैशाली, अब बड़ी हो गई है आपकी बेटी और समझदार भी। वैशाली ने तब कुछ खोए हुए रीता से कहा, हूँ। टीना अपने रूम में पहुंची। उसने अपना बैग एक तरफ रखा और बेड पर बैठ करके सैफाली का नंबर डायल कर दिया। सैफाली ने टीना का फोन रिसीव कर उससे कहा, सॉरी टीना, ओ मैं तुझे जल्दी में बता करके नहीं आ पाई। टीना, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है दी। सैफाली ने हैरानी से कहा, क्या कहा तूने अभी, फिर से कहना। टीना, यही कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सैफाली, इसके बाद भी तूने कुछ कहा था। टीना, हाँ दी बोला था। सैफाली, टीना आज मुझे दी बोल रही है, आज इतनी रिस्पेक्ट मेरी। टीना, तू बड़ी है मुझसे, इसलिए दी बोलना तो बनता है। सैफाली, लेकिन बड़ी तो मैं पहले भी थी तुझसे। टीना ने गंभीरता से कहा, लेकिन तब मैं छोटी थी दी। सैफाली ने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझी नहीं टीना, क्या कहना चाह रही है तू। टीना, मेरा मतलब है पहले मुझमें समझ नहीं थी और आज कुछ समझ आ गई है, तो कुछ बड़ी हो गई हूं मैं। और तब सैफाली ने मुस्कुरा करके टीना से कहा, इसलिए मुझे दी कह रही है। टीना ने मुस्कुरा करके सैफाली से कहा, हाँ। और फिर टीना ने सैफाली से आगे सामान्य हो करके कहा, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था जो तूने मुझे बताए बिना ही यहां से चली गई, और बिना बताए ही चली गई, और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और फिर टीना ने कुछ सोच करके सैफाली से कहा, कहीं जीजू का पता तो नहीं मिल गया है। सैफाली ने हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए, हाँ मुझे उनका पता मिल गया, इसलिए मैं पता लगते ही फौरन वहां से निकल आई। टीना, तू मिल ली जीजू से। सैफाली, अभी तक तो नहीं, लेकिन कुछ देर में उनके पास पहुंच जाऊंगी। टीना, तू बहुत प्यार करती है ना दी उनसे। सैफाली, हाँ बहुत, इतना कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तू नहीं जानती टीना कि जब से वो चले गए थे मैं कितना हर्ट हुई उनके लिए। जहां जहां उनका पता लगा सकती थी वहां उनका पता लगाया मैंने, लेकिन आज मेरी मेहनत सफल होने जा रही है और उम्मीद है कि अब उनसे जल्द ही मिलूंगी। सैफाली ने आगे टीना से भावुक होकर के कहा, लेकिन सच कहूं टीना, इतनी बार नाकामी हाथ लगने के बाद इस बार भी डर लग रहा है कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी नाकाम ना लौटना पड़ जाए। टीना ने सैफाली को समझाते हुए कहा, दी तू फिक्र मत कर, मैंने देखा है कि तू कितना प्यार करती है जीजू से। मेरा दिल कहता है कि तुझे आज जीजू जरूर मिल जाएंगे। सैफाली, मैं भी यही चाहती हूं, इस बार वो मुझे मिल जाए बस। टीना, दी तू बिल्कुल दुखी मत हो, वह मिल जाएंगे तुझे। और फिर टीना ने माहौल को बदलने के लिए सैफाली से कहा, लेकिन जब तुझे जीजू मिल जाए तो अपनी खुशी मुझसे शेयर करना मत भूल जाना। टीना की बात सुन करके सैफाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तब टीना से कहा, जरूर बताऊंगी टीना, मुझे भी इंतजार रहेगा दी। अच्छा अब फोन रखती हूँ, बाय। सैफाली ने कहा, बाय टीना। और फिर टीना ने फोन कट कर दिया। श्याम अपने घर पहुंचने वाला ही था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने फिर से अपनी बाइक वापस मोड़ दी। टीना अपने कपड़े चेंज करने के बाद बेड पर जाकर के लेटी ही थी कि तभी उसे याद आया कि उसे आज अपने नोट्स कंप्लीट कर कॉलेज में सर को दिखाना है। सोच करके टीना उठ करके बैठ गई और खुद से कहने लगी, यह मेरे अपने ही कर्मों का फल है जो मुझे किसी ने भी अपने नोट्स नहीं दिए। और सोच करके टीना की आंखें भर आई और वह भावुक हो करके खुद से कहने लगी, जब मैं पहले गलत थी तब कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे, लेकिन आज कितना फर्क पड़ रहा है यह मेरी समझ में आ रहा है। यह सोच करके दुखी हो रहा है कि कल मैं अपनी बात का मान कैसे रख पाऊंगी। मैं बदल गई हूं, फिर भी सभी मुझे गलत समझ करके ही ताने मारेंगे, लेकिन मैं क्या करूं, कहां से नोट्स लेकर के आऊं। मेरे बुरे व्यवहार की वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड तक ने मुझे नोट्स नहीं दिए और फिर भला कोई
और मुझे क्यों नोट्स देगा, कह करके टीना अपने घुटनों पर सिर रख करके रोने लगी। श्याम ने एक जगह अपनी बाइक रोकी और किसी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि दिलीप साहब का घर कहाँ है? तब सामने वाले व्यक्ति ने उसे दिलीप साहब का पता बता दिया और फिर श्याम कुछ ही देर में दिलीप साहब के घर के बाहर पहुंच गया और उसने अपनी बाइक एक तरफ खड़ी की और फिर दिलीप साहब के घर के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी से कहा, क्या हम टीना जी से मिल सकते हैं? सुरक्षा कर्मी ने श्याम की बात का जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल सर, मैं एक बार कंफर्म कर लूं टीना मैडम से, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। श्याम जी। और फिर सुरक्षा कर्मी ने टीना के रूम का नंबर डायल कर दिया। टीना ने जब रूम में लगे लैंडलाइन की आवाज सुनी तब अपनी आंखों से उसने आंसू पोंछे और फिर फोन उठा लिया। सुरक्षा कर्मी ने तब टीना से कहा, मैडम आपसे कोई मिलना चाहता है। टीना ने खुद से कहा, इस वक्त मुझसे मिलने कौन आ सकता है? और फिर टीना ने सुरक्षा कर्मी से कहा, क्या नाम है उनका? सुरक्षा कर्मी ने तब उसके पास खड़े श्याम से पूछा, सर आपका नाम क्या है मैडम पूछ रही हैं? श्याम जी, हमारा नाम श्याम है। सुरक्षा कर्मी के बताने से पहले ही टीना ने फोन पर ही श्याम की आवाज सुन ली थी, इसलिए सुरक्षा कर्मी कुछ कह पाता उससे पहले टीना ने बीच में बोलते हुए सुरक्षा कर्मी से कहा, आप उन्हें रिस्पेक्ट के साथ अंदर भेजिए, वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तब तक मैं भी आती हूँ। सुरक्षा कर्मी, जी मैडम। और फिर सुरक्षा कर्मी ने फोन रख दिया और श्याम से कहा, सॉरी सर आपकी असुविधा के लिए, मैडम ने आपको आने के लिए बोल दिया है। श्याम, कोई बात नहीं अंकल जी। और फिर श्याम ने कुछ सोचते हुए सुरक्षा कर्मी से आगे कहा, अभी हमें वापस जाना होगा, इसलिए आप ये नोटबुक्स टीना जी को दे दीजिएगा। श्याम ने नोटबुक सुरक्षा कर्मी की ओर बढ़ाते हुए कहा था। सुरक्षा कर्मी ने आपत्ति जताते हुए कहा, लेकिन सर मैडम ने आपको अंदर आने के लिए बोला है, अगर आप चले गए तो वो कहीं हम पर नाराज ना हो। श्याम, आप परेशान मत होइए अंकल जी, भला टीना जी आप पर नाराज क्यों होंगी? आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, और अगर वो कुछ कहें तो आप उनसे बोलिएगा। अभी हम अपने घर जाने के लिए लेट हो रहे थे। श्याम ने आगे सुरक्षा कर्मी से कहा, तो अब आप ये नोटबुक टीना जी को दे देंगे अंकल जी? सुरक्षा कर्मी, जी सर। तब सुरक्षा कर्मी ने श्याम से नोटबुक ले ली और फिर श्याम ने सुरक्षा कर्मी से कहा, धन्यवाद अंकल जी। सुरक्षा कर्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। श्याम, जरूरत है तभी तो हमने कहा है, आपसे मिलकर के हमें अच्छा लगा अंकल जी। सुरक्षा कर्मी, और मुझे भी, आप बहुत अच्छे हैं सर। श्याम ने तब नम्रता पूर्वक कहा, हमारा नाम श्याम है अंकल, और हम आपसे छोटे हैं, इसलिए आप हमें हमारे नाम से बुला सकते हैं। सुरक्षा कर्मी ने सकुचाते हुए कहा, लेकिन सुरक्षा कर्मी अपनी बात पूरी कह पाता, श्याम ने बीच में बोलते हुए उससे कहा, लेकिन कुछ नहीं अंकल जी, अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तब आप हमें हमारे नाम से बुलाएंगे। अच्छा, अब हम लेट हो रहे हैं, अभी चलते हैं, नमस्ते। सुरक्षा कर्मी ने भी तब हल्की सी मुस्कान के साथ श्याम से नमस्ते कहा और तब श्याम वहां से चला गया और सुरक्षा कर्मी वह खड़ा श्याम को जाते हुए ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था, टीना मैडम से पहली बार कोई अच्छा लड़का मिलने आया है, काश इनकी सोहबत पा करके हमारी टीना मैडम कुछ सुधर जाएं। रागिनी राजू के यहाँ चली गई थी, तब नेहा ने उसे जाते देख करके रूबी को फोन मिला दिया और उसने रूबी से कहा, हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है रूबी, अभी यहाँ से मैंने उसको जाते हुए देखा है। रूबी, अब आएगा मजा, बहुत ज्यादा राजू राजू करती थी रागिनी, ऐसा जाल बिछाया है कभी दोनों में दोस्ती नहीं हो पाएगी। नेहा ने मुस्कुरा करके तब रूबी से कहा, अब मेरी पार्टी। रूबी, एक नहीं मैं तुझे 2 पार्टी दूंगी, बस तू ऐसे ही मेरा साथ देती रहा। नेहा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे समय समय पर पूरी जानकारी देती रहूंगी। रूबी ने मुस्कुरा करके कहा, तो तुझे भी समय समय पर इनाम मिलता रहेगा। और फिर रूबी ने फोन कट कर दिया और कुटिल मुस्कान के साथ उसने खुद से कहा, अब देखती हूँ मिस रागिनी, तुम्हारी और राजू की दोस्ती कितने दिन और चल पाती है। तू जानती नहीं है कि तूने रूबी से पंगा लिया है, और रूबी से पंगा लेना तुझे कितना महंगा पड़ेगा यह तू खुद ही देखेगी। जब टीना को पता चला कि श्याम उससे मिलने आया है, उसे सुन करके यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने जल्दी से फोन रखा और अपने रूम से बाहर चली गई। टीना दौड़ती हुई जा रही थी, तब उसकी मां ने टीना को दौड़ते हुए बाहर की ओर जाते देखा तो उससे कहा, बेटा क्या हुआ, इस तरह दौड़ती हुई तुम कहाँ जा रही हो? टीना, आ करके बताती हूँ मम्मा। और टीना वहां से चली गई। टीना कुछ देर में
मेन गेट पर पहुंच गई थी। उसे इतनी बेसब्री थी कि उसने सुरक्षा कर्मी के गेट खोलने तक का इंतजार नहीं किया और उसने खुद ही जल्दी से गेट खोल दिया और बाहर जा करके श्याम को देखने लगी। लेकिन जब उसे श्याम कहीं नहीं दिखा तो उसने सुरक्षा कर्मी से कहा, अंकल आपने तो कहा था कि श्याम आया है, लेकिन वह तो यहाँ है ही नहीं। सुरक्षा कर्मी टीना के गुस्से से वाकिफ था, इसलिए उसने डरते डरते टीना से कहा, मैडम मैंने उनसे अंदर जाने को कहा था, लेकिन उन्हें घर जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वह चले गए। सुन करके टीना उदास हो गई और फिर उसने सुरक्षा कर्मी से कहा, वह क्यों आया था, उसने कुछ कहा आपसे? सुरक्षा कर्मी ने टीना को नोटबुक दिखाते हुए कहा, मैडम उन्होंने ये नोटबुक्स आपको देने के लिए कहा था। टीना ने हैरानी से कहा, नोटबुक्स? और उसने जल्दी से सुरक्षा कर्मी के हाथ से नोटबुक ले ली और पेज पलट करके देखने लगी। जब उसने पेज पलट करके देखा तो उसे पता लगा कि यह वही नोटबुक्स है जिसकी आज उसको जरूरत थी। टीना ने तब नोटबुक बंद कर ली थी और वहां से वह उदास हो करके अंदर की ओर जाने लगी कि तभी वह कुछ सोच करके रुक गई और उसने पलट करके सुरक्षा कर्मी की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू अंकल। आज पहली बार टीना ने सुरक्षा कर्मी से इतने प्यार से बात की थी और आज यह पहली बार था जब उसने थैंक यू कहा था और यह देख करके सुरक्षा कर्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही टीना है जो कभी सीधे मुंह से बात भी नहीं करती थी। लेकिन आज टीना के प्यार भरे शब्दों को सुन करके सुरक्षा कर्मी प्यारे लाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। टीना जब नोटबुक लेकर के वापस अपने रूम की तरफ जा रही थी तब उसकी मां ने टीना का उदास चेहरा देख करके उससे कहा, क्या हुआ बेटा, जब तुम गई थी तब तो बड़ी खुश थी, लेकिन अब क्या हुआ, ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? टीना ने तब मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूं मम्मा, अब मुझे नोट्स बनाने हैं, मैं जा करके नोट्स बनाती हूं। रीता ने टीना की ओर देखते हुए गंभीर हो करके कहा, तुम ठीक तो हो बेटा? टीना आप परेशान मत होइए मम्मा, मैं ठीक हूं। तब रीता के पास बैठी वैशाली ने टीना से कहा, टीना बेटा मैंने तुम्हें ऐसे पहले तो कभी नहीं देखा है, सब ठीक तो है बेटा? टीना ने बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, मैं ठीक हूं आंटी, आप परेशान मत होइए। अब मैं चलती हूं और मम्मा आप और मम्मा बात कीजिए। और फिर टीना वहां से चली गई और वैशाली और रीता टीना को जाते हुए देख रही थी। टीना ने अपने रूम में जा करके रूम अंदर से बंद कर लिया और श्याम की नोटबुक सीने से लगा करके रोने लगी और रोते हुए खुद से कहने लगी, जिसके साथ मैंने बुरा बर्ताव किया उसके बाद भी वह मुझे अपनी नोटबुक देने आया, जहां तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बुरे व्यवहार की वजह से मुझे नोट्स देने से मना कर दिया, लेकिन जिसको मैंने थप्पड़ मारा उसे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर भी वह मेरा ख्याल कर मुझे नोट्स देने आया। टीना ने आगे रोते हुए कहा, मैं इस अच्छे बर्ताव के लायक नहीं थी श्याम, तुझे मेरे जैसे इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए थी, मैं इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूं श्याम। आज तूने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं आज खुद की नजरों में ही गिर गई हूं। मेरा गुनाह इतना बड़ा है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, बहुत बुरी हूं मैं, बहुत बुरी। और कह करके टीना फूट फूट करके रोने लगी। टीना कुछ देर बैठी रही और खुद के द्वारा श्याम के साथ किए गए बर्ताव को याद कर रोती रही। कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद से बात करते हुए कहा, मैं अपने अतीत को तो नहीं बदल सकती, लेकिन अपने आज और आने वाले कल को अपने अच्छे कर्मों से अच्छा बनाने की अवश्य कोशिश करूंगी श्याम। और फिर टीना श्याम की नोटबुक खोल करके देखने लगी और श्याम के द्वारा लिखे गए शब्दों पर प्यार से हाथ फेरने लगी। टीना ने फिर अपनी नोटबुक उठाई और फिर वह अपने नोट्स बनाने लगी। आज श्याम के घर 2 महीने बाद उसकी दादी सरला वापस आई हैं। सीमा उनके पास बैठी हैं और उनसे बातें कर रही हैं। तभी दादी ने इधर उधर देखा और फिर सीमा से कहा, मुझे आए इतनी देर हो गई है, लेकिन ये नीलम और श्याम कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं दोनों? सीमा, श्याम को पता नहीं कैसे आज कॉलेज में आने से देर हो गई, रोजाना जल्दी ही आ जाता था, आते ही होंगे। और नीलम को मार्केट से कुछ किताबें खरीदनी थी, इसलिए वह कॉलेज के बाद मार्केट चली गई, आते ही होगी। दोनों ने सीमा को समझाते हुए कहा, नया शहर है, बच्चों को समझा करके रखा करो, उनसे बोलो कि टाइम से घर आ जाया करें। सीमा, माँ वो दोनों वैसे ही बेवजह बाहर नहीं जाते हैं और आपको तो पता ही है कि अपने श्याम कितने समझदार हैं। हाँ नीलम थोड़ी नटखट है, लेकिन वह भी बिना बताए कहीं नहीं जाती है। दादी,
वो तो ठीक है, लेकिन बहुत दिन बाद बच्चों के पास आए हैं तो सब्र नहीं हो रहा है। पूरे 2 महीने हो गए हैं तुम सबसे दूर गए। तभी बाहर से डोर बेल बजने की आवाज के साथ साथ नीलम की आवाज आई, माँ गेट खोलो। सीमा ने खड़े होते हुए कहा, माँ आ गई आपकी लाडली पोती। बहुत बचपना है इस लड़की में, जरा भी सब्र नहीं है। जब डोर बेल बजा दी फिर चिल्लाने की क्या जरूरत है, पता नहीं कब बड़ी होगी हमारी नीलम। और फिर सीमा दरवाजे की तरफ चली गई। सीमा ने जा करके गेट खोला और नीलम से कहा, इतना टाइम कहाँ लग गया तुम्हें? दादी कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं। नीलम ने मुस्कुरा करके कहा, सच में दादी आ गई, हम अभी जा करके उनसे मिलते हैं। और फिर नीलम अंदर मुस्कुराते हुई चली गई और जा करके दादी के गले से लग करके कहा, आप मामा जी के यहाँ इतने दिन क्यों रुकी थी दादी? पता है आपके बिना यहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा था, आपकी बहुत याद आती थी दादी। दादी ने प्यार से नीलम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और हम भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस करते थे नीलम। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे दादी। दादी ने मुस्कुरा करके कहा, हम भी अपनी बच्ची को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे बेटा। अब जाओ, जा करके चेंज कर लो कपड़े और फिर कुछ खा लो, भूख लग गई होगी तुम्हें। नीलम तब दादी से दूर हट गई और फिर उसने दादी से कहा, जी दादी, और फिर वह वहां से चली गई। तभी फिर से डोर बेल बजी और तब सीमा ने सरला से कहा, अब शायद श्याम आ गया है। और फिर सीमा गेट की तरफ चली गई। रागिनी जब राजू के घर से अपने घर पहुंची तो उसने उदास हो करके नाराज होते हुए माँ से कहा, माँ अब मैं राजू के घर कभी नहीं जाऊंगी और आप भी कभी मुझे राजू के घर जाने के लिए नहीं बोलोगी। अब मेरी उसकी दोस्ती खत्म हो गई है। और कह करके रागिनी उदास हो करके पास रखे सोफे पर जा करके बैठ गई। तब सुधा उसके पास बैठ गई और प्यार से रागिनी से कहा, क्या हुआ बेटा, क्या राजू ने तुमसे कुछ कहा है? रागिनी ने उदासी भरे स्वर में कहा, नहीं। सुधा, क्या राजू की माँ या मीना ने तुमसे कुछ कहा है? रागिनी, नहीं। सुधा ने आगे रागिनी से कहा, क्या राजू ने तुमसे झगड़ा किया? रागिनी, वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है माँ, वह बहुत अच्छा है। सुधा, अभी तुम ही कह रही थी कि राजू के घर नहीं जाओगी, तुमने उससे दोस्ती भी खत्म कर ली और अब खुद ही तुम उसकी तारीफ कर रही हो। रागिनी, वह अच्छा है इसलिए मैंने उसे अच्छा कहा, बाकी अब मैंने उससे दोस्ती तोड़ ली है माँ, वह भी सच है। सुधा, मगर बेटा अच्छे लोगों से दोस्ती तो किस्मत वालों को मिलती है, फिर भी तुम राजू से दोस्ती तोड़ोगी? रागिनी ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने कहा ना माँ कि अब वो मेरा दोस्त नहीं है, उसे मेरा दोस्त मत कहिए आप। सुधा ने आगे समझाते हुए रागिनी से कहा, मगर बेटा ऐसे दोस्ती तोड़ना तो अच्छी बात नहीं है, आखिर वह तुम्हारे बचपन का दोस्त है, उसने हमारी बहुत मदद की है। तुम्हें याद है एक बार पानी नहीं आया था हमारी कॉलोनी में और रास्ता बंद होने की वजह से पानी का टैंकर भी यहाँ तक नहीं आ पाया था, तब राजू अपनी साइकिल से कितनी दूर से हमारे लिए पानी लेकर के आया था और कभी कुछ मंगवाना हो तो वह तुरंत ला देता है हमारे लिए, कभी मना नहीं करता है। रागिनी ने गुस्से से कहा, तो क्या एहसान किया उसने? उसके बदले आप उसे फ्री में पढ़ाती रही और अब भी पढ़ाती हैं आप, और गरीब जान करके हमने उस पर और उसकी फैमिली पर बहुत उपकार किए हैं। उसके बदले अगर उसने कुछ कर भी दिया तो कोई एहसान नहीं है, इतना तो किसी कुत्ते को भी रोटी डाल देते हैं तो वो भी वफादारी कर देता है, तो उसने अलग क्या कर दिया? सुधा ने रागिनी की बात सुनते ही उस पर चिल्लाते हुई कही, रागिनी, ये सब तुमने कहां से सीखा है? मैंने तो तुम्हें ये सब कभी नहीं सिखाया। और अचानक तभी दरवाजे के पास खड़े राजू पर सुधा और रागिनी दोनों की नजर पड़ गई। रागिनी राजू के घर से नाराज होकर के आ गई थी, इसलिए राजू रागिनी को मनाने उसके घर आया था, लेकिन उसने इंतफाक से रागिनी की कही सारी बात सुन ले थे। जब सुधा ने राजू के सामने रागिनी को डांटा तब रागिनी को अपनी गलती मानने के बजाय खुद की इंसल्ट फील हुई और उसने तब अपनी माँ से रोते हुए कहा, माँ आपने इसके लिए मुझे डांटा, अपनी लाडली बेटी को आपने डांटा। और वह तब रोती हुई अपने रूम की तरफ चली गई। रागिनी के जाने के बाद सुधा ने राजू से कहा, पता नहीं राजू रागिनी को क्या हो गया, वह ऐसी पहले कभी नहीं थे, उसके किए बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं। राजू ने भावुक होकर के कहा, प्लीज आंटी जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मेरी माँ जैसी हैं और आप यह मत सोचिए कि मुझे रागिनी की बात का बुरा लगा है, बल्कि यह सुन करके अच्छा लगा कि उन्होंने एक वफादार जानवर से मेरी तुलना की है। सुधा ने तब भावुक होकर के कहा, राजू बेटा मुझे और शर्मिंदा मत करो, पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो मेरी बेटी ने आज तुम्हारे लिए गलत शब्द
शब्द कहे और कह करके सुधा की आंखें भर आई। राजू ने तब सुधा से कहा, आप दुखी मत होइए आंटी जी, आप यह मत सोचिए कि राजू की नजरों में आपके लिए या रागिनी के लिए सम्मान पहले से कम हो जाएगा। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है आंटी जी, आपको कभी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक बुला लीजिएगा, राजू उसी वक्त यहां आ जाएगा। राजू ने आगे सुधा से कहा, आंटी जी आप अब रागिनी के पास जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है और प्लीज उन्हें डांटिए मत, अभी उनमें समझ नहीं है इसलिए उन्होंने वो सब कह दिया। सुधा तुम सच में बहुत समझदार बच्चे हो बेटा, तुम्हारी माँ और बहन ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। और कह करके सुधा रागिनी के रूम की तरफ चली गई। राजू ने सुधा की खुशी के लिए बोल तो दिया था कि उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन वह भी तो इंसान ही है। सुधा के वहां से जाने के बाद उसकी भी आंखें भर आई थी और भर भी क्यों ना आती, बेचारा अब तक नहीं समझ पाया था कि उसकी आखिर गलती क्या है जो रागिनी उससे इतना नाराज है। राजू कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछ करके वहां से चला गया। सीमा ने जा करके जब गेट खोला तो सामने श्याम ही खड़ा था। उन्होंने तब श्याम को देख करके प्यार से कहा, आज आने में देर कैसे हो गई बेटा, कुछ काम था क्या? श्याम ने अंदर आते हुए कहा, माँ बस आज कुछ घटनाएं ऐसी घटी उनकी वजह से लेट हो गए हम। सीमा ने गेट बंद कर श्याम की ओर देखते हुए कहा, टीना ने तुम्हें आज फिर से परेशान तो नहीं किया? श्याम नहीं चाहता था कि उसकी मां को सच सुन करके बुरा लगे, इसलिए उसने बात को टालते हुए मां से नजरें चुराते हुए कहा, मां हम जा करके कपड़े चेंज करके आते हैं। आखिर सीमा श्याम की मां थी, उन्हें वह बचपन से जानती थी, इसलिए उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तब श्याम से कहा, हम तुम्हारी मां हैं, तुम्हें जन्म दिए हैं हमने, तुम हमारे सामने छोटे से बड़े हुए हो, क्या आज इतने बड़े हो गए हो कि माँ की बात को टाल करके जा रहे हो? एक बार हमारी ओर देखो और फिर कहो सच में कोई बात नहीं है। श्याम ने तब माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ हम नहीं चाहते कि आपको हर्ट हो, बस इसलिए, और फिर आप फिक्र मत कीजिए, हमने टीना जी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। सीमा कुछ कहना ही चाह रही थी कि तभी अंदर से दादी की आवाज आई, सीमा बेटा कौन है, क्या श्याम आ गया है? दादी की आवाज सुनते ही श्याम ने मुस्कुरा करके मां से कहा, मां दादी आ गई? कब आई दादी? हमें तो पता ही नहीं कि दादी आ गई हैं, हम दादी से जाकर के मिलते हैं। और श्याम अंदर की तरफ चला गया और सीमा वहीं खड़ी सोचने लगी, हम जानते हैं बेटा कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो, हमें पता करना ही होगा आखिर बात क्या है जिसे तुम हमसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। सोच करके सीमा भी वहां से अंदर की तरफ चली गई। रागिनी अपने बेड में बैठी हुई रो रही थी, तभी सुधा वहां आ गई। रागिनी मां को देख करके दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई और फिर से रोने लगी। सुधा ने रागिनी को जब अपनी तरफ से मुंह फेर करके बैठते हुए देखा तब उन्होंने रागिनी से गुस्से से कहा, क्या गलती है मेरी जिसकी वजह से आज तुमने अपनी मां की तरफ से भी मुंह फेर लिया है? सुधा ने आगे भावुक होकर के रागिनी से कहा, अपनी खुशियों का ख्याल ना कर तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना मेरी गलती है। तुम्हारे लिए खुद दुख तकलीफ सहना मगर तुम तक तकलीफ का साया भी ना पहुंचने देना, क्या यह मेरी गलती है या एक मां होना मेरी गलती है? सुधा रागिनी के पास बैठ गई और फिर भरे हुए गले से उन्होंने रागिनी से आगे कहा, मेरे संस्कारों में कहाँ कमी रह गई? आज तुमने अपनी माँ को उसकी अपनी ही नजरों में गिरा दिया। मुझे गर्व था अपनी बेटी पर और उसे सिखाए संस्कारों पर, लेकिन आज तुमने मेरी ही नजरों में मुझे गिरा दिया। तुमने मुझे एहसास करा दिया कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। कह करके सुधा की आंखें भर आई और उन्होंने लगभग रोते हुए रागिनी से कहा, कहाँ गलती रह गई मेरे संस्कारों में? मुझे मेरी गलती बताओ बेटा, ताकि मैं फिर से वो गलती ना दोहरा सकूं, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को गलत आचरण अपनाते नहीं देख सकती। मुझसे कहां गलती रह गई बेटा, बोलो रागिनी। और कह करके सुधा रोने लगी। मां की बातों ने रागिनी को उसकी गलती का एहसास करा दिया था, इसलिए वह अपनी मां को रोता हुआ देख करके उसके गले से लग गई और फूट फूट करके रोने लगी। और उसने रोते हुए मां से कहा, मां ऐसा मत कहो, आप दुनिया की सबसे अच्छी मां हो, आपके संस्कारों में कमी नहीं है मां, बल्कि मैं ही अच्छी बेटी नहीं बन सकी, मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। और रागिनी फिर से रोने लगी। आखिर मां का दिल तो मां का ही होता है। रागिनी को अपनी गलती मानते देख करके सुधा ने खुद को संभाला और रागिनी को समझाते हुए कहा,
बेटा मुझे अच्छा लगा सुन करके कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। रागिनी ने आगे रोते हुए कहा, मैं बहुत बुरी हूं ना माँ, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, मुझे माफ कर दो माँ। चाहे दुनिया मुझसे रूठ जाए लेकिन आप कभी मुझसे मत रूठना माँ, कभी मत रूठना, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। सुधा ने रागिनी से प्यार से कहा, और मैं भी अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ, और अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा, इसलिए अब तुम मत रो बेटा। रागिनी ने आगे रोते हुए कहा, मैंने राजू को भी हर्ट किया है माँ, वह भी मुझसे बहुत नाराज होगा, शायद कभी मुझे माफ ना करे। सुधा ने रागिनी को समझाते हुए कहा, राजू बहुत समझदार लड़का है, वह तुमसे नाराज नहीं होगा बेटा, वह तुम्हें समझाता है, तुम्हें पता है उसने खुद मुझे तुम्हारे पास आने को कहा था और कहा कि अभी तुम ना समझ हो इसलिए तुम्हें डांटू नहीं। वह तुम्हारी कितनी फिक्र करता है, और एक तुम हो कि इतने अच्छे दोस्त से दोस्ती तोड़ना चाहती हो। रागिनी ने माँ के गले से हट करके उनकी ओर देखते हुए हैरानी से कहा, सच माँ राजू ने ऐसा कहा? सुधा ने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, हाँ मैं झूठ थोड़े ही बोल रही हूँ। रागिनी ने उदास हो करके सिर झुकाते हुए कहा, राजू ने सच ही तो कहा है माँ, मैं नासमझ हूँ, तभी तो अपने इतने अच्छे दोस्त को नहीं समझ पाई और उससे दोस्ती तोड़ने जाने लगी। रागिनी ने आगे अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ मैं राजू से माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं हुआ मुझे माफ करेगा भी या नहीं। और कहते हुए रागिनी उदास हो गई। तब माँ ने उसके गालों पर लगे हुए आंसुओं को पोंछा और फिर उन्होंने रागिनी से कहा, राजू समझदार है और वह तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, वह तुम्हें माफ कर देगा, मगर तुम उससे माफी मांगने में देरी मत करना। माँ की बात सुनकर के रागिनी झट से अपनी जगह से खड़ी हो गई और तब मां ने उससे हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम एकदम से खड़ी क्यों हो गई? रागिनी ने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए अपनी मां से कहा, आप ही ने तो कहा है कि राजू से माफी मांगने में देरी मत करना, तो बस उसी से माफी मांगने जा रही हूं। और कह करके रागिनी भागती हुई बाहर की ओर जाने लगी। तब मां ने उससे मुस्कुरा करके कहा, बेटा आराम से जाओ। रागिनी वहां से जा चुकी थी और तब सुधा ने खुद से कहा, मैं जानती थी कि मेरी परवरिश गलत नहीं हो सकती है, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। मीना जब घर पहुंची उसके चेहरे पर उदासी थी और उदासी की वजह थी रोनी का रास्ते में उसे मिलना। रोनी अब सुधर गया था और वह सच में मीना से माफी मांगना चाहता था, लेकिन मीना जो कि उसकी पुरानी हरकतों से वाकिफ थी इसलिए वह अब भी गलत समझ रही थी उसे, और यही बात उसे परेशान कर रही थी। लेकिन मीना जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी बीमार मां का ख्याल कर उसने खुशी का चोला पहन लिया और मुस्कुराने का अभिनय करती हुई अंदर चली गई। मीना की मां उस वक्त सब्जी काट रही थी। मां को देख करके मीना मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी मैं आ गई। और फिर मीना ने मां के पास बैठते हुए कहा, मम्मी आपको सब्जी काटने की क्या जरूरत है, मैं कर लेती हूँ सब काम, लाओ ये चाकू मुझे दे दो, मैं काटती हूँ सब्जी। मंजू जा करके हाथ मुंह धो ले बेटा, फिर कुछ देर आराम कर लो, तुम भी थक गई होगी, मैं सब्जी काट दूंगी। मीना वहां कोई बहुत काम थोड़े ही करना है मम्मी जो मैं थक जाऊंगी, लाओ चाकू मुझे दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। मंजू वो तो मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें कितना काम करना पड़ता, लेकिन तुम मेरे लिए अपना ख्याल भी नहीं रखती हो, क्या यह अच्छी बात है? मीना आप जानती हैं मम्मी, आपका ख्याल रखना मेरी प्राथमिकता है। मंजू यह मैं जानती हूँ बेटा, एक दिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां जरूर मिलेगी, ये तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। मीना मुझे और क्या चाहिए, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। मीना ने आगे माँ से कहा, आप यह चाकू मुझे दीजिए, मैं सब्जी काटती हूँ, आप आराम से बैठिए। मीना ने तब माँ के हाथ से चाकू ले लिया और सब्जी काटने लगी। मंजू मीना के पास बैठी उसे सब्जी काटते हुए देख रही थी। तभी उन्होंने कुछ सोचते हुए मीना से कहा, बेटा क्या आज फिर टीना बिटिया ने तुमसे कुछ कहा? मीना ने सब्जी काटते हुए माँ से कहा, टीना मैडम को सुनने की तो आदत हो गई है। मंजू फिर बात क्या है, तुम्हारे चेहरे पर मुझे चिंता की लकीरें क्यों दिख रही हैं? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो बेटा। मीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह माँ को बता करके हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात को टालते हुए कहा, मम्मी आपकी बेटी कमजोर नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, आप आराम कीजिए, मैं जा करके सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। मीना किचन की ओर जाने ही लगी थी कि तभी कुछ सोच करके रुक गई और फिर माँ से कहा, मम्मी राजू कहाँ है? मंजू अभी कुछ देर पहले रागिनी के घर से आया है,
तब से अपने रूम में ही पढ़ रहा है। मीना, हमारा राजू बहुत मेहनत कर रहा है मम्मी, इस बार अच्छे नंबरों से पास होगा। मंजू, काश तुम्हारी बात सही हो जाए बेटा। मीना, क्यों सही नहीं होगी? मीना ने मुस्कुरा करके माँ से कहा, आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, हमारा राजू नाम रोशन करेगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और कह करके मीना किचन की ओर चली गई और तब मंजू ने भी खुद से कहा वह दिन जल्दी आ जाए। श्याम अपनी दादी के पास आया और उसने उनके पैर छुए। तब दादी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर दादी ने उससे कहा, आने में देर लगा दी बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। श्याम, सॉरी दादी, आज कुछ काम था इसलिए। अब तक सीमा भी वहां आ गई थी और कहते हुए श्याम की नजर उनसे मिल गई थी और इसलिए वह कहते कहते बीच में रुक गया। और तब सीमा ने श्याम से कहा, क्या हुआ श्याम, चुप क्यों हो गए? पूरी बात नहीं बताओगे तुम अपनी दादी को? दादी ने जब यह सुना तो हैरानी से कहा, कौन सी बात सीमा, तुम किस बात के बारे में बोल रही हो? सीमा ने तब दादी से कहा, वही तो हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं माँ, लेकिन श्याम बात को टाल रहा है। तब दादी ने श्याम की ओर देखते हुए प्यार से कहा, क्या बात है श्याम, अपनी दादी को नहीं बताएगा बेटा? तब श्याम ने फिर से बात को टालते हुए सीमा से कहा, माँ, हमने आपको बताया ना कि हमने टीना जी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। सीमा ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, अच्छी बात है, लेकिन उस लड़की ने फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की? श्याम, माँ, भले उन्होंने आज बदतमीजी की हो, लेकिन अब हमने उनसे अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, इसलिए आज परेशान मत होइए। दादी ने तब सीमा से कहा, तुम किस लड़की के बारे में बात कर रही हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? पूरी बात बताओ सीमा। तब सीमा ने दादी को टीना के बारे में सब कुछ बता दिया। टीना के बारे में जानने के बाद दादी ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, क्या बदतमीजी की आज टीना ने तुम्हारे साथ? तुमने भले उससे कुछ नहीं कहा हो, तुम हमें बताओ, हम अभी उस लड़की के घर जाकर के उनके माता पिता से बात करेंगे। सीमा ने भी तब श्याम की ओर देखते हुए कहा, श्याम, तुम्हारी दादी तुमसे कुछ पूछ रही है? श्याम ने अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, माँ, आप बात को यूं ही बढ़ा रही हैं। हमने कहा ना कि हमने टीना जी से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, फिर आप क्यों वही सवाल पूछ रही हैं? सीमा, क्योंकि हम अपने बेटे को जानते हैं। वो लड़की तुम्हें परेशान कर रही है, फिर भी तुम उसकी ही तरफदारी कर रहे हो और हमें भी चुप रहने को बोल रहे हो। माना हमारा बेटा सीधा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके माता पिता भी चुप रहें और उनके बच्चे को कोई भी परेशान करता रहे और वो बस चुपचाप देखते रहें। श्याम ने तब दादी की ओर देखते हुए कहा, दादी, आप ही माँ को समझाएं। आपको भी पता है कि हम गलत काम खुद भी नहीं करते हैं और ना ही किसी का बर्दाश्त करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारा किसी को उनकी गलती से अवगत कराने का तरीका अलग है। प्लीज दादी, समझाइए ना माँ को। दादी, बेटा, हम सबको तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी माँ तुम्हारी परवाह करती है, तभी तुमसे पूछ रही है। हमें भी वो लड़की ठीक नहीं जान पड़ती है, इसलिए जो भी उस लड़की ने आज तुम्हारे साथ किया वो बता दो, ताकि हम उस लड़की के घर जा करके उस लड़की की कंप्लेन उसके माता पिता से कर सकें। आखिर उसके माता पिता को भी तो पता लगना चाहिए कि उनकी लड़की कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है या शरीफ बच्चों को परेशान करने के लिए। श्याम चुप था और सोच रहा था कि वह कैसे बताए। तभी श्याम की मां ने श्याम के चेहरे पर चुप्पी देख करके फिर से उससे कहा, श्याम, तुम पहले तो नहीं थे ऐसे, आखिर बात क्या है? तुम टीना के बारे में सच बताना क्यों नहीं चाहते? क्या उसकी बुराई पर पर्दा डाल रहे हो? श्याम अभी भी चुप था और कुछ सोच रहा था कि तभी वहां से कुछ दूर पर खड़ी नीलम ने कहा, मां, हम बताते हैं कि किस तरह आज टीना ने अपनी हद पार कर दी। पिंकी अपने रूम में उदास लेटी हुई अपने मोबाइल फोन पर मायूस नजरों से किसी की फोटो देख रही थी और फोटो देखते देखते उसकी आंखें भर आई और उसने तब खुद से कहा, किस बात की सजा दे रहे हो तुम? तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या बीतेगी? तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बन करके खड़ी रही किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? जब से गए हो एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा तुमने, एक बार भी क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? हर रोज तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूं मैं, लेकिन दिन गुजर जाता है मगर तुम्हारे फोन के आने का इंतजार ही रह जाता है। किस बात की तुम मुझे सजा दे रहे हो? प्लीज मुझसे एक बार बात तो करो और मेरी वह गलती मुझे बता दो जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो करके इतने दूर चले गए हो। क्या कसूर है मेरा अविनाश, क्या कसूर है मेरा?
और कह करके पिंकी फूट फूट करके रोने लगी। राकेश एक होटल में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक का गिलास खाली कर उसने गुस्से से पटकते हुए कहा, दिलीप दिलीप दिलीप, जीना हराम कर दिया है इसने मेरा। जब जब भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता हूं कोई ना कोई रखवाला उसका आ ही जाता है। इस बार पूरा प्लान सही था, लेकिन ऐन वक्त पर पता नहीं वो लड़का कहां से आ गया और उसने पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। गुस्से से राकेश ने उसके सामने टेबल पर रखे सामानों को हाथ से गिरा दिया। राकेश की हरकतों को देख करके तभी एक होटल स्टाफ वहां आया और उसने राकेश से कहा, सर ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी वजह से यहां बाकी लोगों को परेशानी हो रही है। राकेश नशे में धुत था। होटल स्टाफ की बात सुन करके उसकी ओर देखते हुए उसने गुस्से से कहा, 2 कौड़ी का नौकर मुझसे मुंह चलाता है? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? खड़े खड़े तुझे नौकरी से निकलवा सकता हूं। वह लड़का राकेश की ओर गुस्से से देख रहा था। तब राकेश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अबे ऐसे क्या देख रहा है? तू दफा हो जा यहां से, नहीं तो पता नहीं लगेगा कि तू दुनिया में था भी कि नहीं। लड़के ने गुस्से से राकेश से कहा, अपनी लिमिट में रहिए सर, गुस्सा मुझे भी आता है। तभी होटल के किसी बड़े मैनेजर को ध्यान उस लड़के पर आया और वह जल्दी से उस लड़के के पास आया और उससे कहा, अविनाश तुम यह क्या कर रहे हो? चलो यहां से। अविनाश ने तब अपनी सफाई में मैनेजर से कहा, सर बदतमीजी मैं नहीं बल्कि वो कर रहे हैं। मैनेजर ने अविनाश का हाथ पकड़ करके वहां से ले जाते हुए कहा, अविनाश तुम चलो यहां से, हम बाहर चल करके बात करते हैं। अविनाश, मगर सर, अविनाश कुछ कह पाता मैनेजर उसे वहां से ले गया और वहां से कुछ दूर जा करके अविनाश का हाथ छोड़ करके मैनेजर ने अविनाश से कहा, अविनाश आज तुम्हारा पहला दिन है यहां और तुम इस तरह का बर्ताव करोगे अपने गेस्ट के साथ? अविनाश, मगर सर गलती उनकी थी, वह गलत बर्ताव कर रहे थे और उनकी वजह से बाकी गेस्टों को परेशानी हो रही थी। मैंने तो सर बस अपनी ड्यूटी निभाई है और आप मुझसे ही कह रहे हैं। मैनेजर, जानता हूं मैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता है वो शख्स जिससे तुम बात कर रहे थे वह इस होटल के मालिक का दोस्त है। हो सकता है उससे बास कुछ ना कहें, लेकिन तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और तुम जानते हो ना कि तुम्हारे लिए यह नौकरी कितनी जरूरी है। मैनेजर ने आगे अविनाश की ओर देखते हुए कहा, जब मैंने यहां अपनी जॉब शुरू की थी तब कभी कभी किसी गेस्ट के गलत व्यवहार की वजह से बुरा मुझे भी लगता था। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, मन करता था कि उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मुझे मेरे बॉस ने समझाया और मुझसे कहा, अमित यहां हर तरह के लोग आते हैं, कुछ तुमसे बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझेंगे, कुछ की नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, कुछ तुमसे गलत ढंग से बात भी करेंगे और कुछ लोग उनमें ऐसे होंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट और सम्मान भी देंगे। तो तुम्हें उन अच्छे लोगों का ध्यान में रख करके काम करना है जो तुम्हें सम्मान देंगे। तब जब कुछ दिन यहां काम कर लोगे तो तुम्हें अपने काम करने का तरीका आ जाएगा और तुम यह भी जान जाओगे कि किस तरह से कस्टमर के साथ डील करना है। अमित ने आगे अविनाश से कहा, अविनाश तब मैंने अपने बॉस की बात मान करके काम करना शुरू किया। कुछ दिनों में मुझे अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना आ गया, मेरा प्रमोशन भी हो गया। और तुम्हें एक बात बताता हूं जो कि शायद तुम्हें नहीं पता होगी। अविनाश ने हैरानी से पूछा, वह क्या भैया? अविनाश ने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा, गलती से भैया निकल गया था, सॉरी सर। अमित ने मुस्कुरा करके कहा, कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हें ये सब तुम्हारे बॉस होने के नाते नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त का बड़ा भाई होने के नाते बता रहा था। वैसे तुम अकेले में मुझे भैया भी बोल सकते हो, बस अगर कोई हो तो फॉर्मेलिटी के लिए सर बोल दिया करो। सुन करके अविनाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुरा कर कहा, जी भैया जी। अविनाश ने फिर कुछ सकुचाते हुए कहा, अभी यहां कोई नहीं था इसलिए भैया बोल दिया था। अमित ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ तो ठीक है, तुमने कुछ गलत थोड़े ही किया है। अविनाश ने तब कुछ सोच करके अमित से कहा, भैया आप कुछ बताने वाले थे। अमित ने तब अविनाश से मुस्कुरा करके कहा, तुम्हारी भाभी से मेरी पहली मुलाकात इसी होटल में हुई थी और फिर उसका आना जाना होटल में होता रहा और फिर हम दोनों में प्यार हो गया और फिर शादी हो गई और अब वो तुम्हारी भाभी हैं। मेरा तुम्हें यह बताने से मतलब था कि यहाँ बुरे लोग ही
ही नहीं आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। अविनाश, बिल्कुल भैया। अमित ने आगे गंभीर होकर के अविनाश से कहा, मैं जानता हूं अविनाश, तुम यहां बहुत दिनों तक काम नहीं करोगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे फाइनल ईयर के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे और तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और फिर तुम्हारा भी अपना एक मुकाम होगा और फिर तुम अपने पूरे सपने कर पाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जितने दिन भी यहां पर काम करो, कोई तुम पर उंगली ना उठा पाए, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई की तरह यह सब समझाया है। अविनाश, थैंक यू भैया, मैं आपकी दी हुई सीख का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अमित, गुड, अब तुम जाओ और अपना काम करो। अविनाश, जी भैया, कह करके अविनाश जाने लगता है। तभी अमित ने उससे कहा, अविनाश, मैं यहां से घर ही जाऊंगा, इसलिए आज शाम को तुम मेरे साथ ही चलना। अविनाश, जी भैया। और फिर अविनाश वहां से चला गया। नीलम की बात सुन करके सीमा, दादी और श्याम तीनों उसकी ओर देखने लगते हैं और फिर सीमा ने नीलम से कहा, क्या तुम्हें पता है नीलम? नीलम तब चल करके अपनी माँ के पास आई और उसने फिर श्याम की ओर देखते हुए कहा, भैया अब आप बताएंगे या हम सबको सच बता दें? श्याम ने नादान बनते हुए कहा, तुम कौन से सच की बात कर रही हो नीलम? नीलम ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, मतलब आप नहीं बताएंगे? अच्छी बात है, हम ही बताते हैं। तब नीलम ने माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ हमें तो पता लगता ही नहीं, वो तो हमारी सहेली का भाई भैया के कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्होंने हमें बताया कि। कहते कहते नीलम चुप हो गई और श्याम की ओर देखने लगी। नीलम को अपनी ओर देखता पा करके श्याम उससे नजरें चुराने लगा और तब दादी ने नीलम से कहा, क्या बताया नीलम उस लड़के ने? अब तुम तो पहेली मत बुझाओ बेटा। सीमा ने भी तब नीलम से कहा, बोलो भी नीलम। तब नीलम ने सीमा की ओर देखते हुए भावुक होकर के धीरे से कहा, माँ उस टीना की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने आज हमारे भैया पर हाथ उठाया। नीलम की बात सुनते ही सीमा और दादी दोनों श्याम की ओर देखने लगी और फिर सीमा ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, जो नीलम कह रही है क्या वह सच है? श्याम ने सिर झुकाए धीरे से कहा, जी। नीलम ने श्याम पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम अभी भी नहीं बताना चाहते थे? इतनी शराफत किस लिए श्याम? वो लड़की तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करती जा रही है और तुम उससे कुछ कहने के बजाय उस बात को अपने घर वालों को भी बताना उचित नहीं समझते। श्याम, माँ हम आप लोगों को बता करके परेशान नहीं करना चाहते थे और वैसे भी हमने अपने तरीके से परिस्थिति को संभाल लिया है और इसलिए हमने आपको नहीं बताया। सीमा कुछ कहना ही चाह रही थी कि तभी दादी ने बीच में बोलते हुए कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि टीना अब तुम्हारे साथ फिर से कोई गलत व्यवहार नहीं करेगी? सीमा ने तब दादी का साथ देते हुए श्याम से कहा, तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? बोलो श्याम। श्याम चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब सीमा ने श्याम से कहा, नहीं है ना तुम्हारे पास कोई जवाब? तुम तो उस लड़की से कुछ नहीं कहने वाले, इसलिए अब तुम हमें उस लड़की के घर का पता बताओ। श्याम, माँ हमें यकीन है कि अब वह कुछ गलत नहीं करेगी हमारे साथ, आप मत जाइए उनके घर, खामखा उन पर डांट पड़ेगी। सीमा ने तब दादी की ओर देखते हुए कहा, देखा माँ आपने, इतना कुछ होने पर भी ये उस लड़की की ही तरफदारी कर रहे हैं। और फिर सीमा ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, हमें तुम्हारी ये दलीलें नहीं सुननी है, तुम हमें पता भी मत बताओ, तुम बस ये बता दो कि क्या वो इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन दिलीप साहब की ही लड़की है, बाकी पता हम फिर खुद ही ढूंढ लेंगे। श्याम ने धीरे से कहा, जी। तब सीमा ने दादी से कहा, माँ अब हम सुधा जी के साथ दिलीप साहब के घर जा रहे हैं, वो बता रही थी कि वो उनके परिचित हैं, इसलिए हमें उनके साथ दिलीप साहब के घर जाने में आसानी होगी। दादी हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। सीमा, माँ आप परेशान होंगी, हम चले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। दादी, अच्छा ठीक है, तो फिर सुधीर को फोन कर दो, वह आ जाए तो तुम दोनों चले जाना। सीमा, माँ वो ऑफिस से थके हुए आएंगे, हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, आप परेशान मत होइए, हम और सुधा जी चले जाएंगे। और फिर सीमा ने नीलम से कहा, नीलम भैया कपड़े चेंज करके आ जाएं तो उन्हें खाना दे देना। नीलम, जी माँ। सीमा कह करके जाने ही लगी थी कि तभी श्याम ने कहा, माँ रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। सीमा श्याम की बात सुन करके रुक गई और उन्होंने श्याम से कहा, नहीं तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, हम चले जाएंगे। श्याम, लेकिन माँ। श्याम अपनी बात पूरी कर पाता सीमा ने बीच में बोलते हुए कहा, हमने मना किया ना। श्याम कुछ और कहता सीमा वहां से आगे बढ़ गई।
सीमा वहां से जा चुकी थी। तब नीलम ने श्याम से कहा, भैया आप जा करके चेंज कर लीजिए, तब तक हम आपके लिए खाना लगाते हैं। श्याम ने उदासी भरे स्वर में कहा और वहां से आगे बढ़ गया था। तब नीलम श्याम के पास गई और उसने श्याम से कहा, भैया। श्याम रुक गया और तब नीलम ने श्याम से आगे कहा, सॉरी भैया, हमने आपका भला सोच करके ही माँ को बताया था। अगर आपको हमारा बताना गलत लगा तो सॉरी, लेकिन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था मेरा। श्याम, हम जानते हैं तुमने हमारा भला सोच करके ही माँ को बताया था, इसलिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। नीलम, आप नाराज तो नहीं है भैया हमसे? श्याम, नहीं नीलम भैया, माँ की बात का भी बुरा मत मानना, वह आपसे बहुत प्यार करती हैं। अगर वह आप पर नाराज भी हुई तो आपके भले के लिए। श्याम, हम जानते हैं नीलम, हम माँ से नाराज नहीं हैं, बल्कि इस बात के लिए खुद से नाराज हैं कि हमारी वजह से माँ को परेशान होना पड़ रहा है। नीलम, आप परेशान मत होइए भैया, हम और माँ आपको समझते हैं और जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, और यह भी जानते हैं कि आप खुद से अधिक दूसरों का ख्याल रखते हैं। श्याम, थैंक यू नीलम, तुम बहुत अच्छी हो। नीलम ने मुस्कुरा करके कहा, लेकिन आपसे कम भैया। सुन करके श्याम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। श्याम कुछ कहना ही चाह रहा था कि तभी नीलम ने कुछ सोचते हुए श्याम से कहा, भैया एक बात पूछें आपसे? श्याम, हाँ पूछो। नीलम, जब टीना ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे थे? क्यों माँ को सच बताने में हिचकिचा रहे थे? श्याम, तुम हमारी बहन हो और तुम हमें बचपन से जानती हो, और तुमने जैसा कि अभी कहा भी कि हमें दूसरों की परवाह रहती है, बस इसलिए हम नहीं चाहते थे कि माँ के शिकायत करने की वजह से टीना जी पर डांट पड़े, बस इसलिए हम माँ को नहीं बताना चाहते थे। नीलम, लेकिन भैया किसी के गुनाहों पर पर्दा डालना भी तो गलत बात है। सीमा, टीना जी को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। उनकी हरकतों की वजह से उनके बचपन की दोस्तों ने अपनी उनसे दोस्ती खत्म कर ली है। यह भी सजा से कम नहीं है उसके लिए, और जिन्होंने उनसे दोस्ती तोड़ी है वो अब हमारी दोस्त बन गई हैं। उनके बुरे काम में साथ देने वाला रोनी भी अब अच्छा बन गया है, और अब वह भी हमारा दोस्त बन गया है। नीलम और टीना, श्याम, टीना जी में अब सुधार आ जाएगा, लेकिन टीना से अब हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारे और उनके रास्ते अलग अलग हैं। नीलम, क्या सच में टीना सुधर जाएगी? श्याम, नीलम, हमें लगता है कि इस विषय में अब हमें और अधिक बात नहीं करनी चाहिए। तुम जा करके खाना लगाओ, हम आते हैं। नीलम, जी भैया। और फिर श्याम वहां से अपने रूम की तरफ चला गया और नीलम किचन की ओर बढ़ गई। राजू अपने रूम में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन बीच बीच में उसके दिमाग में रागिनी की उसके लिए कई बातें याद आ रही थी और वह परेशान हो जाता सोच करके। वह पढ़ने में बहुत ध्यान लगाता, लेकिन फिर भी रागिनी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगते। इस बार राजू की आंखों में आंसू आ गए और उसने तब खुद से कहा, रागिनी, मैंने हमेशा ही आपकी बहुत रिस्पेक्ट की है। आपकी खुशी हमेशा ही मेरे लिए मेरी खुशी से बढ़ करके रही है। फिर किस बात को आपको इतना बुरा लगा जो आप आज सुबह से ही मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार कर रही हैं? क्या गलती है मेरी? किस बात से आप मुझसे नाराज हैं? मुझे आपने बताया भी नहीं और बिना बताए मुझसे नाराज हो गई। सच कहता हूं, अगर आपने अपनी नाराजगी की वजह बताई होती तो मैं अपनी उस भूल को सुधारने की कोशिश जरूर करता, मगर आपने तो कुछ बताया ही नहीं और मुझे बिना मेरी भूल बताए मुझसे नाराज हो गई। क्या यह सही है? क्या यही हमारी दोस्ती है? राजू अभी सोच ही रहा था, तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मीना किचन में थी, इसलिए आवाज सुनकर के राजू अपनी जगह से खड़ा हो करके रूम से बाहर आ गया और तभी मीना भी किचन से निकल करके आई। मीना को देख करके राजू ने कहा, दीदी आप अपना काम कर लो, मैं गेट खोलता हूं। मीना, अच्छा ठीक है। और तब राजू दरवाजे की तरफ चला गया। राजू ने जाकर के गेट खोला, सामने रागिनी खड़ी थी। सीमा ने सुधा के घर के बाहर पहुंच करके उनकी डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद सुधा ने आकर के गेट खोला और सीमा को सामने देख करके मुस्कुरा करके कहा, आइए सीमा जी। सीमा ने तब सुधा से कहा, हमें आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सुधा, पहले अंदर तो आइए सीमा जी, अंदर बैठ करके बातें करते हैं। तब सीमा सुधा के साथ अंदर चली गई। अंदर पहुंचने के बाद सुधा ने सीमा को परेशान देख करके उनसे कहा, आप कुछ परेशान दिख रही हैं सीमा जी, क्या बात है? आप हमें निसंकोच बता सकती हैं। सीमा ने तब सुधा से कहा,
आपने बताया था कि दिलीप साहब आपके परिचित हैं। सुनकर के सुधा भी कुछ परेशान हो गई और तब उन्होंने संकोच बस सीमा से कहा, हाँ बताया था, लेकिन आप अभी। सुधा अपनी बात पूरी कह पाती सीमा ने बीच में बोलते हुए कहा, आपने जिन दिलीप साहब का जिक्र किया था हमसे, टीना उन्हीं मशहूर बिजनेसमैन दिलीप साहब की लड़की है। सुधा को टीना की बात सुनकर के जैसे गहरा सदमा लगा। उन्होंने तब सीमा से कहा, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी सीमा जी, दिलीप साहब की बेटी गलत नहीं हो सकती है। सीमा, हम सच कह रहे हैं सुधा जी, नहीं तो हम किसी का यूं ही नाम क्यों लेंगे। सुधा, आप सच कह रही हैं। सीमा, जी सुधा जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। और आपको एक बात बता दें, आज तो टीना ने हद ही कर दी। आज उन्होंने श्याम पर हाथ उठा दिया। सुनते ही सुधा को धक्का सा लगा और उन्होंने गंभीरता के साथ सीमा से कहा, आज सच में टीना ने अपनी हद पार कर दी। मैं आपके साथ चलूंगी दिलीप साहब के घर। सीमा, थैंक यू सुधा जी। सुधा, कोई बात नहीं सीमा जी, श्याम हमारे भी बेटे जैसा ही है। आप चलिए, हम अभी आते हैं, फिर साथ में चलते हैं। और कह करके सुधा दूसरे रूम में चली गई। रागिनी को जब राजू ने सामने देखा तो चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, आइए रागिनी। रागिनी राजू से माफी मांगने आई थी, लेकिन वह अब सोच रही थी कि कैसे वह राजू से माफी मांगे। रागिनी अभी सोच ही रही थी कि तभी राजू ने उससे कहा, रागिनी आप अंदर आ जाइए। राजू की आवाज सुनकर के रागिनी अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने तब राजू से कहा, आप मेरे आने की वजह नहीं पूछेंगे। राजू ने सहजता से कहा, इसमें वजह पूछने की तो कोई बात ही नहीं है, यह आपका ही घर है, जब चाहें आ सकती हैं। रागिनी, आप बहुत अच्छे हो राजू। और फिर रागिनी ने आगे उदास होकर के राजू से कहा, और मैं बहुत खराब। राजू, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, आप भी अच्छी हो रागिनी। रागिनी, अगर अच्छी होती तो क्या आपके बारे में बुरा बोलती। राजू सुन करके चुप रहा, उसने रागिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब रागिनी ने राजू से कहा, आपको मेरी बात ने बहुत हर्ट किया होगा, ये मैं जानती हूँ। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा राजू। कहते हुए भावुक होकर के रागिनी ने राजू के सामने हाथ जोड़ लिए। राजू कुछ कह पाता, तभी अंदर से मीना की आवाज आई, राजू कौन है, किससे बातें कर रहे हो। राजू ने तब रागिनी से कहा, प्लीज आप हाथ मत जोड़िए रागिनी, शायद दीदी आ रही हैं तो क्या सोचेंगी। और फिर राजू ने मीना की बात का जवाब देते हुए कहा, दीदी रागिनी आई हैं। मीना, तो उन्हें दरवाजे पर क्यों रोके हुए हो, अंदर ले आओ। राजू, जी दीदी। राजू ने फिर रागिनी से कहा, रागिनी अंदर चलिए, दीदी बुला रही हैं। तब रागिनी ने एक बार राजू के चेहरे की ओर देखा और फिर अंदर चली गई। और तब राजू भी गेट बंद करके रागिनी के पीछे चला गया। जब मीना ने रागिनी को देखा तो मुस्कुरा करके कहा, क्या दीदी से कोई नाराजगी है, जो अपने दोस्त से दरवाजे पर ही बात कर रही थी। अगर मैं बुलाती नहीं तो शायद आप अंदर भी नहीं आती। रागिनी, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, राजू से कुछ काम था इसलिए आई थी। मीना, मतलब आप राजू से ही मिलने आई थी। ठीक है, फिर हम क्यों आप दोनों की बात में बाधा डालें। रागिनी तब मीना के गले से जा लगी और प्यार से कहा, मेरी प्यारी दीदी, आपसे और हमारी बातों में बाधा हो, ऐसा नहीं हो सकता। मीना ने रागिनी से दूर हो गई और फिर उससे मुस्कुरा करके कहा, अच्छा अब ये मस्का लगाना छोड़ो और चल करके बैठो, मैं खाना लगाती हूँ, तुम भी खाना खा लो। आज तुम्हारी फेवरेट दाल चावल और सूखी आलू की सब्जी बनाई है। रागिनी ने मुस्कुरा करके कहा, सच दीदी। और तब रागिनी की नजर वहीं पास में चुपचाप खड़े राजू पर पड़ी और तब रागिनी ने मीना से उदास हो करके कहा, दीदी हमारा मन नहीं है, आप खा लीजिए। मीना, अभी तो तुम बहुत खुश थी, अब अचानक क्या हुआ। राजू शायद समझ गया था, इसलिए उसने तब रागिनी से कहा, दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आपने पहले भी तो खाया है, क्या इतना अच्छा खाना छोड़ना अच्छी बात है। रागिनी, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन। रागिनी अपनी बात पूरी कह पाती तभी मीना ने बीच में बोलते हुए कहा, लेकिन क्या रागिनी। रागिनी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि दीदी के हाथों का स्वादिष्ट खाना छोड़ना अच्छी बात नहीं है, अब खा ही लेती हूँ। सुन करके मीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और राजू भी मुस्कुराने लगा और राजू को मुस्कुराता देख करके रागिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। तभी मंजू भी अंदर से आ गई थी और उन्होंने तब कहा, मैं मीना की खाना परोसने में मदद करती हूँ, फिर सब साथ में खाना खा लेंगे। तब रागिनी ने मंजू से कहा, आंटी जी आप परेशान मत होइए, मैं दीदी के साथ खाना लगवाती हूँ, आप आराम से बैठिए। और तब रागिनी ने मीना से कहा, चलिए दीदी जल्दी से खाना लगाते हैं, सब्र नहीं हो रहा है, बहुत भूख लग रही है। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो। राजू रागिनी का यह बदला
हुआ रूप देख करके सोच रहा था यही है मेरी दोस्त रागिनी, बहुत मासूम और बहुत भोली है। वो जो उन्होंने गलत कहा मुझसे वो गलती से भूल बस कह दिया होगा। राजू को खड़ा देख करके मंजू ने राजू से कहा बेटा जा करके हाथ धो लाओ, दीदी खाना लेकर के आती होगी। राजू ने अपने ख्यालों से बाहर आ करके निकलते हुए कहा जी मम्मी, और फिर राजू वहां से चला गया। सुधा ने सीमा के सामने खुद को रोके रखा, लेकिन दूसरे रूम में जा करके वह रोने लगी और रोते हुए उन्होंने खुद से कहा क्या मैंने अपनी बेटी इसलिए दी थी रीतू को? मेरी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं रीतू ने? उस श्याम जैसे अच्छे लड़के के साथ इतना गलत कर सकती है तो पता नहीं वह बाकियों के साथ कैसा बर्ताव करती होगी। कहते हुए सुधा ने अपने फोन से दिलीप का नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के बाद दिलीप ने फोन रिसीव करते हुए सुधा से कहा हाँ सुधा बोलो। सुधा ने रोते हुए गुस्से से कहा रीतू का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप तो टीना के पिता हैं, मैंने आपके भरोसे अपनी बेटी को दिया था। दिलीप साहब क्या बात है सुधा, सब ठीक तो है ना? सुधा ने रोते हुए कहा कुछ भी ठीक नहीं है दिलीप। दिलीप सुधा हुआ क्या है, प्लीज मुझे पूरी बात बताओ। सुधा रोते हुए आपने मुझसे क्या कहा था कि आप मेरी टीना का पूरा ख्याल रखेंगे, उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे, लेकिन आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है दिलीप। आपने मेरी बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं की। दिलीप सुधा तुमसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने टीना की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रहने दी। टीना की जरूरत की हर चीज उसके पास है। सुधा जरूरत की चीजें देना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अच्छी परवरिश का क्या? दिलीप तुमने मेरी बच्ची की परवरिश अच्छे से नहीं की। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों तुम पर भरोसा कर रीतू को अपनी बेटी दे दिया। उसने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया। दिलीप सुधा किसी पर बेवजह गलत आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है, मैं इस बात का सच नहीं मान सकता। सुधा अच्छी बात है, आपको सच जानना है तो घर पर ही मिलिएगा, मैं सच को आपके साथ लेकर के वहां आती हूं। दिलीप सुधा मेरी बात तो सुनो। सुधा ने बिना कुछ कहे गुस्से से फोन कट कर दिया और वहीं बैठ करके वह रोने लगी। कुछ देर रोते रहने के बाद उसने खुद को संभाला और वह अपने आंसू पोंछ लिए और फिर अपना मुंह धुल करके बाहर चली गई। सीमा के सामने जा करके चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए सुधा ने सीमा से कहा सॉरी सीमा जी, मुझे आने में कुछ समय लग गया। सीमा कोई बात नहीं सुधा जी। सुधा चलिए अब चलते हैं। सीमा जी चलिए। तभी कुछ सोच करके सुधा ने सीमा से कहा सीमा जी रागिनी उसके दोस्त के घर गई है, एक बार उसे फोन करके बोल दूं, फिर हम दोनों चलते हैं। सीमा जी। और तब सुधा ने रागिनी का नंबर डायल कर दिया। रागिनी उस समय मीना के साथ किचन में से सामान लेकर के आ रही थी। उसके हाथ में सामान था, इसलिए उसके फोन की रिंग बज रही थी और वह फोन रिसीव नहीं कर रही थी। उसने जा करके सामान बाहर रखा और फिर अपनी पॉकेट से फोन निकाल करके उठाने ही लगी थी, तभी फोन कट गया। तब रागिनी से मीना ने पूछा किसका फोन था रागिनी? रागिनी माँ का फोन था। मीना कुछ कह पाती उससे पहले मंजू ने रागिनी से कहा बेटा माँ को फोन मिला करके पूछो, शायद कुछ काम होगा उन्हें। रागिनी जी आंटी जी। रागिनी फोन मिलाने ही लगी थी, तभी फिर से सुधा का फोन आ गया और इस बार बिना देर किए रागिनी ने फोन उठा लिया और कहा जी माँ। सुधा बेटा मैं सीमा आंटी के साथ काम से बाहर जा रही हूँ, 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी। घर की चाबी सीमा आंटी के घर पर छोड़ जाती हूँ, तुम आ करके वहाँ से ले लेना। रागिनी आप चाबी अपने साथ ले जाइए माँ, मैं तब तक राजू के यहाँ ही हूँ, आप जब आ जाओगी तो कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। सुधा लेकिन तुम्हें भूख तो लगी होगी ना बेटा? रागिनी ने मुस्कुरा करके कहा मीना दीदी ने दाल चावल बनाए हैं। सुधा मतलब तुम वही खाना खाओगी? रागिनी ने मुस्कुरा करके कहा जी माँ। सुधा अच्छा ठीक है, फिर आ करके तुम्हें फोन करती हूँ। और कह करके सुधा ने फोन कट कर दिया और तब रागिनी ने अपना फोन पास रख दिया। तब मंजू ने रागिनी से कहा तुम्हारी माँ को कोई काम तो नहीं था तुमसे? रागिनी नहीं आंटी, वो किसी काम से बाहर जा रही हैं, इसलिए तब तक मैंने उन्हें यहीं रुकने को बोल दिया है, वो 1-1.5 घंटे में वापस आएंगी। मीना अच्छा किया, चलो अब खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। रागिनी जी दीदी। और फिर सब जमीन पर बैठ करके खाना खाने लगते हैं। रागिनी सबके साथ बैठी हुई बड़े प्यार से खाना खा रही थी और तब मीना उसकी ओर बार बार ध्यान से देख रही थी। इस बार जब उसने रागिनी को देखा तब उससे कहा रागिनी तुम बहुत अच्छी हो। रागिनी ने हैरानी से कहा दीदी अचानक से आपने ऐसा क्यों कहा? मीना
मैंने देखा है तुम्हारे घर पर सभी सुविधाएं हैं और तुम अपने घर में खाना भी डाइनिंग टेबल पर खाती हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तुम जमीन पर बैठ करके कितने प्यार से खा रही हो, देख करके अच्छा लगा। रागिनी दीदी सच कहूं तो मुझे आप सभी के साथ जमीन पर बैठ करके खाना बहुत अच्छा लगता है। भले यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है तो क्या हुआ, आपका और आंटी जी का जो प्यार मिलता है वह हमारे लिए अनमोल है। दीदी आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है और उस दिल में जो मेरे लिए जगह है वह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मंजू ने रागिनी की बात सुन करके उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, खुश रहो बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सीमा ने तब रागिनी की ओर देखते हुए कहा, सच में बहुत अच्छी हो तुम रागिनी, लेकिन आपकी जितनी नहीं। रागिनी की बात सुनकर के राजू ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम भी हमारी तरह ही हो। गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन अपनी गलती मान लेना बड़ी बात है। मंजू और मीना शायद राजू की बात का आशय ठीक से नहीं समझ पाई थी, लेकिन रागिनी राजू की बात का आशय समझ गई थी और इसलिए तब उसने राजू से कहा, थैंक यू राजू। राजू ने तब धीरे से रागिनी से कहा, इट्स ओके, और फिर वह चुपचाप खाना खाने लगा। सीमा और सुधा की गाड़ी में अभी बैठ ही रहे थे कि तभी श्याम वहां आ गया और उसने सीमा से कहा, माँ हम भी आपके साथ और आंटी के साथ चलेंगे। मित्रों कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 8 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।